मकामी आदमी अपनी जसामत और कदोकामत के लिहाज से पहाड़ी ही लगता था। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम दोनों मार्केट जाओ और वहां से गोताखोरी के मखसूस लिबास और गैस मास्क भी खरीद कर ले आओ, हम सब के लिए। जाओ। इमरान ने अचानक मुड़कर कैप्टन शकील और तनवीर से कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए जीप से नीचे उतरे और तेज तेज कदम उठाते मार्केट की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद टाइगर उस मकामी आदमी के साथ जीप के करीब पहुंच गया। बॉस, ये फ्रांडो है, इस सारे इलाके का कीड़ा और बाएतमाद आदमी है। टाइगर ने करीब आकर इमरान से फ्रांडो का तारुफ कराते हुए कहा। टॉक्सन झील देखी हुई है तुमने? इमरान ने फ्रांडो से मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ, अच्छी तरह। मुझसे ज्यादा हॉस्टन के पहाड़ी इलाके को और कौन जान सकता है। मगर जनाब, एक तो ये झील इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में है और दूसरी इतनी खूबसूरत भी नहीं है कि सयाह वहां जाए। फ्रांडो ने कहा। हम सिर्फ सयाह ही नहीं है मिस्टर फ्रांडो, हम हुकूमत एक्रीमिया के एक ऐसे महकमे से ताल्लुक रखते हैं जो ऐसे मकामात को तलाश करता है जिन्हें डेवलप करके उससे सयाहों के लिए पसंदीदा बनाया जा सके, और इसी सिलसिले में हम टॉक्सन झील तक जाना चाहते हैं। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। ओ ठीक है जनाब, अगर इलाका डेवलप हो जाए तो वाकई वो सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन सकता है। फ्रांडो ने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील और तनवीर वापस आ गए। उनके पास 4 बड़े थैले थे जो उन्होंने जीप की उगबी तरफ रखे। फिर इमरान भी ड्राइविंग सीट छोड़कर उनके साथ उगबी सीटों पर आ गया। ड्राइविंग सीट फ्रांडो के हवाले कर दी गई और दूसरे लम्हे जीप तेज रफ्तारी से गलागिर की तरफ रवाना हो गई। बड़ा सा हेलीकॉप्टर तेज रफ्तारी से पहाड़ी इलाके के ऊपर परवाज करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। पायलट सीट पर ट्रूमैन था, जबकि साथ वाली सीट पर उसका साथी मॉरिस बैठा हुआ था। मॉरिस कैनेडी का असिस्टेंट था और कैनेडी की हलाकत के बाद उसने मॉरिस को उसकी जगह दे दी थी। उगबी सीटों पर 3 आदमी बैठे हुए थे। ये भी ब्लैक ईगल ग्रुप के खास आदमी थे। बॉस, आपने बताया नहीं कि हमने वहां उस शिकारगाह पर जाकर करना क्या है? मॉरिस ने ट्रूमैन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी प्लानिंग बता दूं। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि लॉर्ड गैरिट की शिकारगाह में मौजूद जेर जमीन खुफिया लेबोरेटरी से हमने फार्मूले वाली टेप हासिल करनी है। उसकी प्लानिंग मैंने ये बनाई है कि हम हेलीकॉप्टर बराह रास्त लॉर्ड गैरिट के इंचार्ज शिकारी किंगस्टन के कैबिन के करीब उतारेंगे और फिर किंगस्टन से यही कहेंगे कि हम लॉर्ड गैरिट के दोस्त हैं और लॉर्ड गैरिट की तरफ से हमारे पास यहाँ शिकार खेलने का बाकायदा इजाजतनामा है। फिर मैं उस किंगस्टन को संभाल लूंगा और तुमने उसके दूसरे साथियों को, और अगर वहाँ कुत्ते खुले हुए हो तो उन्हें भी। जब वहाँ सिवाय किंगस्टन के और कोई जिंदा आदमी ना रहेगा तो फिर किंगस्टन से हम उस लेबोरेटरी का रास्ता मालूम करेंगे और उसके बाद उस लेबोरेटरी में घुसकर वहाँ से फार्मूला हासिल करेंगे। उसके बाद हमारी इस हेलीकॉप्टर पर हॉस्टन वापसी होगी, जहाँ हम हेलीकॉप्टर स्टीफन किंग के हवाले करके खामोशी से नारक वापस चले जाएंगे। ट्रूमैन ने सीधी सादी सी प्लानिंग बताते हुए कहा। यस बॉस, मगर आपने बताया है कि पाकिस्तान के इमरान साहब और उनके साथी भी स्टेप के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनसे भी टकराव हो सकता है, और अगर हो जाए तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? मॉरिस ने सर हिलाते हुए कहा। इसलिए तो मैंने किंग से कहकर खुसूसी तौर पर हेलीकॉप्टर हासिल किया है ताकि जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। वैसे अगर हमसे पहले वहां वो पहुंच गए तो फिर हम सिर्फ तमाशा ही देख सकेंगे, उनसे टकराव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रूमैन ने जवाब दिया और मॉरिस ने इस्बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर मुसलसल परवाज करता हुआ आखिरकार उस टॉक्सन झील पर पहुंच गया। ट्रूमैन ने चूंकि रवानगी से पहले अच्छी तरह इस सारे इलाके के बारे में किंग से तफसीली मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए उसे यहाँ तक आने और इस झील को पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई थी। तैयार हो जाओ, अब हम डेंजर रेंज में दाखिल हो रहे हैं, ट्रूमैन ने कहा, और मॉरिस और दूसरे साथी बेख्तियार तनकर बैठ गए। ट्रूमैन ने हेलीकॉप्टर की बुलंदी काफी कम कर दी और उसकी रफ्तार भी घटा दी, और थोड़ी देर बाद उसे एक पहाड़ी की खासी मुस्तैद जमीन पर एक बड़ा सा कैबिन नजर आ गया। उससे कुछ दूर हटकर 10-12 मजीद कैबिन भी बने हुए थे, लेकिन वो सारे कैबिन छोटे छोटे थे। ये छोटे कैबिन देख रहे हो, इनमें किंगस्टन के आदमी रहते हैं, ट्रूमैन ने मॉरिस से कहा, और मॉरिस ने इस्बात में सर हिला दिया। ट्रूमैन ने इस बड़े कैबिन के करीब हेलीकॉप्टर एक मुस्तैद जगह पर उतार दिया। उसी लम्हे कैबिन से 4 मुसल्लह आदमी निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। उन चारों के हाथों में मशीन गनें थी
और वो अपनी जसामत और कदोकामत से ही मजबूत जिस्मों के मालिक और लड़ने भिड़ने वाले नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर भी सख्त गिरी नुमाया थी। हेलीकॉप्टर रुकते ही ट्रूमैन नीचे उतर आया और उसके साथी भी नीचे उतर आए। वो सब खाली हाथ थे। कौन हो तुम और कहां से आए हो? उनमें से एक ने ट्रूमैन से मुखातिब होकर कहा। उसके लहजे में बेपनाह दुरुस्ती थी। तुम में से किंगस्टन कौन है? ट्रूमैन ने भी सख्त लहजे में कहा। मैं हूं किंगस्टन, उस आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा नाम लॉर्ड टेरी स्मिथ है और मैं लॉर्ड गैरिट का दोस्त हूँ। ये मेरे साथी हैं। हम यहाँ लॉर्ड गैरिट की खुसूसी इजाजत से शिकार खेलने आए हैं। उन्होंने कहा कि किंगस्टन यहाँ का इंचार्ज है, वो सारे इंतजामात कर देगा। ट्रूमैन ने बावकार से लहजे में कहा। वैसे भी वो अपने लिबास और हाथ में मौजूद इंतहाई कीमती सिगार के डब्बे की वजह से लॉर्ड ही लग रहा था, लेकिन लॉर्ड गैरिट ने हमें तो कोई इत्तला नहीं दी। किंगस्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे पास तुम्हारे लिए खुसूसी खत है, आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ट्रूमैन ने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर इससे पहले कि किंगस्टन कोई बात करता, ट्रूमैन अपने साथियों की तरफ मुड़ गया। तुम लोग यहीं रुकोगे, हम किंगस्टन को मुतमईन कर लेंगे ताकि कोई मसला बाकी ना रहे, क्योंकि इनके इत्मीनान के बगैर हम शिकार नहीं खेल सकते। ट्रूमैन ने इंतहाई बावकार लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और फिर दोबारा कैबिन की तरफ मुड़ गया। किंगस्टन होंठ भींचे उसके पीछे चल पड़ा। अलबत्ता उसके तीनों साथी वहीं रुक गए थे। इजाजतनामा आप बाहर भी दिखा सकते थे। किंगस्टन ने कैबिन में दाखिल होते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। लॉर्ड गैरिट इंतहाई बदखत वाक़ हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे मुलाजिमों ने उनका खत देख लिया तो खामखा हम लॉर्डों की बेइज्जती हो जाएगी। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और किंगस्टन भी उसकी इस बात पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये लीजिए, देखिए, ट्रूमैन ने जेब से हाथ बाहर निकालते हुए कहा और दूसरे लम्हे सामने खड़े किंगस्टन की नाक पर एक गुब्बारा सा फूटा और किंगस्टन लहराता हुआ नीचे गिरने लगा तो ट्रूमैन ने जल्दी से उसे संभाला और फिर इत्मीनान से फर्श पर बिछे हुए कालीन पर लिटा दिया। अब इतना भी बदखत नहीं है लॉर्ड गैरिट कि तुम उसकी तहरीर देखते ही बेहोश हो गए हो। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाले वो कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किंगस्टन के साथी उसके साथियों के साथ ही खामोश खड़े थे कि ठक ठक की आवाजों के साथ ही वो तीनों चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। उसके साथ ही ट्रूमैन के चारों साथी तेजी से उन कैबिनों की तरफ बढ़ गए जहां दूसरे लोग रहते थे, जबकि ट्रूमैन वही दरवाजे के करीब ही रुक गया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और उसके होंठ भींच गए, क्योंकि उसके साथियों के पास बगैर साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल थे, इसलिए गोलियों की आवाजें पहाड़ी इलाके में दूर दूर तक गूंज रही थी। कुछ देर के लिए खामोशी तारी हो गई। उसके बाद एक बार फिर गोलियां चलने और कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजें सुनाई थी और थोड़ी देर बाद खामोशी तारी हो गई। ट्रूमैन कैबिन से निकलकर बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसके साथी वहीं आ गए। बॉस, 6 आदमी थे। हमें आता देखकर वो भी बाहर आ गए थे। उन सब का खात्मा कर दिया गया है। 12 खौफनाक नस्ल के कुत्ते एक बाड़नुमा जगह में बंधे हुए थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। मॉरिस ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ओके, तुम बाहर ही रहोगे। हो सकता है इनका कोई और साथी इधर उधर मौजूद हो। मैं अब इस किंगस्टन से लेबोरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। ट्रूमैन ने मुतमईन लहजे में मॉरिस से कहा और फिर मुड़कर वो कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैबिन में किंगस्टन वैसे ही कालीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक और मकामी आदमी लगता था। शक्ल वो सूरज से ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना लगता था। ट्रूमैन ने झुककर उसे उठाया और एक कुर्सी पर डालने के बाद उसने कैबिन की तलाशी ली और एक रस्सी तलाश करके उसने किंगस्टन को उस रस्सी की मदद से कुर्सी से इस तरह जकड़ दिया कि किंगस्टन किसी तरह भी हरकत करने के काबिल न रहा था। ट्रूमैन ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर शीशी का दहाना उसने किंगस्टन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने उसे वापस जेब में डाला और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक तेजदार खंजर बाहर निकाल लिया। चंद लम्हों बाद किंगस्टन की आंखें एक झटके से खुली और उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। वो हैरत से अपने बंधे हुए जिस्म और सामने खड़े ट्रूमैन को देख रहा था। कौन हो तुम और ये तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? किंगस्टन ने हैरत भरे लहजे में ट्रूमैन से मुखातिब होकर पूछा। सुनो किंगस्टन,
मेरे पास जाय करने के लिए कतई वक्त नहीं है। यहाँ मौजूद तुम्हारे साथी और कुत्ते हलाक हो चुके हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ चीखते भी रहोगे तो कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। मैंने तुमसे सिर्फ चंद सवालात पूछने हैं। अगर तुमने उनके सही जवाब दे दोगे तो अपनी जिंदगी बचा लोगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी एक एक हड्डी भी टूट सकती है। ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? यहाँ ऐसी क्या चीज है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? किंगस्टन ने हैरान होकर कहा, यहाँ जेर जमीन लेबोरेटरी है और मुझे इस लेबोरेटरी का रास्ता तुमने बताना है। बोलो कहाँ है रास्ता? ट्रूमैन ने कहा तो किंगस्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक सी उभरी। लेबोरेटरी और यहाँ इस पहाड़ी इलाके में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किंगस्टन ने कहा, ओके, मैंने तो सोचा था तुम बता दोगे तो अपने आप को बचा लोगे। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने खंजर की नोक किंगस्टन के नथने में डाली और उसके साथ ही उसने हाथ को झटका दिया तो किंगस्टन के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली। उसका आधे से ज्यादा नथना खंजर ने चीर दिया था। ट्रूमैन ने दूसरे लम्हे उसका दूसरा नथना भी चीर दिया और फिर उसने बड़े मुतमईन से अंदाज में खून आलूद खंजर को किंगस्टन के लिबास से साफ किया और उसे कोट की अंदरूनी जेब में डाल लिया। किंगस्टन के हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थी, लेकिन ट्रूमैन इस तरह मुतमईन खड़ा था जैसे उसने किंगस्टन को हाथ भी न लगाया हो। खंजर जेब में डालकर उसने उंगली मोड़कर उसका हुक आहिस्ता से किंगस्टन की पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मारा तो किंगस्टन के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और उसका चेहरा यकलक पसीने में डूब गया। ट्रूमैन बड़े मशीनी अंदाज में काम कर रहा था। दूसरी जर्ब पर किंगस्टन बेहोश हो गया, लेकिन फिर दो थप्पड़ों ने उसे होश दिला दिया और तीसरी जर्ब पर आखिरकार किंगस्टन बोल पड़ा, बताता हूँ, रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, ये कैसा अजाब है, रुक जाओ। किंगस्टन ने हिज़यानी अंदाज में कहा और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया, बस बोलते जाओ, मैंने पहले ही तुम पर काफी वक्त जाय कर दिया है। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा, लेबोरेटरी टॉक्सन झील के पास है, उसका दहाना इस कैबिन के अंदर से है। इस कैबिन की उब्बी दीवार पर एक घोड़े की तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर को हटाओ और जिस कील के साथ ये तस्वीर लटकी हुई है उस कील को पहले ऊपर, फिर दाएं तरफ, फिर नीचे और फिर बाएं तरफ करो तो कैबिन का फर्श हट जाएगा और लेबोरेटरी को जाने वाला रास्ता खुल जाएगा। किंगस्टन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेबोरेटरी का इंचार्ज कौन है? ट्रूमैन ने पूछा। इंचार्ज डॉक्टर जॉर्ज है, किंगस्टन ने जवाब दिया। लेबोरेटरी में कितने अफराद हैं? ट्रूमैन ने पूछा। लेबोरेटरी में 10 साइंसदान हैं, किंगस्टन ने जवाब दिया और ट्रूमैन ने जेब में मौजूद हाथ बाहर निकाला और उसके साथ ही ठक की आवाज के साथ ही साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल के यक्के बाद दिगरे 3-4 गोलियां किंगस्टन की पेशानी में घुसी और उसकी खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम होकर बिखर गई और ट्रूमैन बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि अपने साथियों को बुलाकर लेबोरेटरी का रास्ता खोले और फिर उन साइंसदानों को कवर करके वहां से वो टेप बरामद करे। अब उसके नुक्ते नजर से कोई मसला बाकी ना रहा था, क्योंकि जाहिर है साइंसदान इस काबिल ना थे कि उनसे लड़ सके और दूसरा कोई मुदाखलत करने वाला मौजूद ही ना था। बाहर निकलकर उसने अपने साथियों को बुलाया और फिर एक आदमी को बाहर छोड़कर वो मॉरिस और 3 दूसरे साथियों समेत कैबिन के उगबे हिस्से की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद वो वाकई लेबोरेटरी का रास्ता खोल लेने में कामयाब हो चुका था। ये एक सुरंगनुमा रास्ता था जो नीचे गहराई में चला जा रहा था। चारों तेज तेज कदम उठाते लेबोरेटरी की तरफ बढ़ने लगे। सुरंग का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ और दरवाजा किसी आहनी सेब के से अंदाज में बनाया गया था। बेजोड़ और फौलाद की मोटी चादरों से ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। मॉरिस, बम मारकर दरवाजा उड़ा दो, ट्रूमैन ने मॉरिस से कहा और मॉरिस ने सर हिलाते हुए अंदरूनी जेब से एक छोटा सा कैप्सूल नुमा बम निकाला और फिर काफी पीछे हटकर मॉरिस ने हाथ घुमाकर वो बम दरवाजे पर मार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दूसरे लम्हे वो फौलादी दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर अंदर जा गिरा। दूसरी तरफ एक कमरा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर और वहां रखी हुई एक मशीन के भी टुकड़े उड़ गए और वो सब तेजी से फौलादी दरवाजे के टुकड़ों को फलांगते हुए उस कमरे में दाखिल हुए ही थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उसके दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ ही था कि ट्रूमैन के एक साथी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम इसे पकड़े रखो, ट्रूमैन ने कहा और उसके साथ ही वो उस दरवाजे की दूसरी तरफ आ गया और एक छोटी सी राहदारी क्रॉस करके वो एक और कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका दरवाजा खुला और एक बूढ़ा सा आदमी जिसने सफेद रंग का कोट पहना हुआ था
तेजी से बाहर निकला। खबरदार, हाथ उठा दो डॉक्टर जॉर्ज। ट्रूमैन ने साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल उसके सीने पर रखते हुए कहा। कौन हो तुम? उस बूढ़े ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम डॉक्टर जॉर्ज ही है या? ट्रूमैन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? डॉक्टर जॉर्ज ने हैरान होकर कहा। मॉरिस, आगे जाओ और जो नजर आए ऑफ कर दो। ट्रूमैन ने साथ खड़े मॉरिस से कहा और मॉरिस अपने दो साथियों समेत तेजी से उस दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गया। कौन हो तुम? ये धमाका कैसा था? कहाँ से आए हो? क्या चाहते हो? डॉक्टर जॉर्ज अब काफी संभल गया था। अभी मालूम हो जाता है, खामोश खड़े रहो वरना ढेर कर दूंगा, ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा। और उसी लम्हे अंदर से बेतहाशा गोलियां चलने और इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई दी और डॉक्टर जॉर्ज बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जॉर्ज ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारे साथी साइंसदानों को कत्ल किया जा रहा है, ट्रूमैन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इंसानों की बजाय कीड़े मकोड़ों की हलाकत की बात कर रहा हो। कफ कत्ल, बूढ़े डॉक्टर जॉर्ज ने हकलाते हुए कहा और उसके साथ ही खौफ की शिद्दत से उसकी आंखें पहलती चली गई और वो लहराकर नीचे गिर गया। वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। एंथोनी, उस आदमी को ऑफ करके आ जाओ, ट्रूमैन ने मुड़कर पीछे कमरे में मौजूद अपने साथी से कहा, जो पहले आने वाले को पकड़े वहीं रह गया था। और चंद लम्हों बाद उसका साथी राहदारी में आ गया। मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी है, एंथोनी ने राहदारी में आते हुए कहा और ट्रूमैन ने इस में सर हिला दिया। उसी लम्हे मॉरिस और उसके दो साथी भी आ गए। बॉस, 8 आदमी थे, 8 को खत्म कर दिया है, मॉरिस ने कहा। ओके, अब इस बूढ़े डॉक्टर को उठाकर ले आओ ताकि इससे वो टेप हासिल किया जा सके, ट्रूमैन ने कहा और अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मॉरिस के एक साथी ने झुककर फर्श पर बेहोश पड़े हुए डॉक्टर जॉर्ज को उठाया और ट्रूमैन के पीछे चलने लगा। राहदारी का इख्तिताम जिस कमरे में हुआ था वो कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। इसे यहाँ सोफे पर लिटा दो, मैं इस लेबोरेटरी का राउंड लगा लूं, ट्रूमैन ने कहा और आगे मौजूद एक और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेबोरेटरी काफी बड़ी थी। इसमें 2 बड़े बड़े हॉल थे, एक बड़ा स्टोर था, एक तरफ 10 रिहायशी कमरे बने हुए थे। लेबोरेटरी के दोनों हॉल्स में अजीबोगरीब साख्त की मशीनें बड़ी बड़ी मेजों पर नस्ब नजर आ रही थी और दीवारों के साथ अलमारियां थी जिनमें ऐसे ही छोटे छोटे आलात रखे हुए थे। दोनों हॉल्स में साइंसदानों की लाशें पड़ी हुई थी। ट्रूमैन सारा राउंड लगाकर वापस उस दफ्तरनुमा कमरे में आया जहां डॉक्टर जॉर्ज को एक सोफे पर लिटा दिया गया था। ट्रूमैन ने आगे बढ़कर डॉक्टर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दूसरे ही थप्पड़ पर डॉक्टर जॉर्ज चीखता हुआ होश में आ गया। मॉरिस, इसके साथी साइंसदानों की लाशें उठाकर यहाँ लाओ ताकि डॉक्टर जॉर्ज को पता लग जाए कि अगर उसने हमारे साथ ताउन ना किया तो उसका भी यही हशर हो सकता है। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में मॉरिस से मुखातिब होकर कहा। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? डॉक्टर जॉर्ज की हालत खौफ की शिद्दत से इंतहाई दगरगों हो रही थी। अभी ठहर जाओ, जरा अपने साथियों की लाशें देख लो, ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा। और थोड़ी देर बाद जब वाकई डॉक्टर जॉर्ज के 8 साथियों की लाशें वहां कमरे में लाकर रखी गई तो डॉक्टर जॉर्ज का रंग हल्दी से भी ज्यादा जर्द पड़ गया। वो इस कदर खौफजदा नजर आ रहा था कि जैसे अभी दोबारा बेहोश हो जाएगा। तुमने देख लिया डॉक्टर जॉर्ज कि इंसानी जानों की हमारे नजदीक क्या हैसियत है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो मेरा वादा कि तुम्हें जिंदा और सही सलामत छोड़ दिया जाएगा, वरना इनकी मौत तो फौरी हो गई है मगर तुम्हारी मौत आसान ना होगी। तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां एक एक करके तोड़ दी जाएंगी, ट्रूमैन ने इंतहाई सर्द लहजे में बात करते हुए कहा। मुझे मत मारो, फॉर गॉड सेक, मुझे मत मारो, मैंने क्या कसूर किया है, मुझे मत मारो, डॉक्टर जॉर्ज ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। सुनो डॉक्टर जॉर्ज, तुम एक मुजरिम तंजीम बिग बॉस की लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, इसलिए ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस के चीफ की तरफ से तुम्हें एक टेप भिजवाया गया था जिसमें पाकिस्तान के साइंसदान सरदावर और शुगरानी साइंसदान के दरमियान एक साइंसी फार्मूले के बारे में तफसील से बातचीत रिकॉर्ड थी और तुमने इस बातचीत से वो फार्मूला अखज करके उसकी तकमील यहाँ लेबोरेटरी में करनी थी। बोलो मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ट्रूमैन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम दुरुस्त कह रहे हो, इस बार डॉक्टर जॉर्ज ने डूबते हुए लहजे में कहा। तो ये फार्मूला अब तकमील की किस स्टेज पर है? ट्रूमैन ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा।
उस फार्मूले पर तो अभी काम का आगाज भी नहीं हुआ, क्योंकि चंद रोज पहले ये टेप मुझ तक पहुंचाया गया था। इस वक्त हम एक और हथियार पर काम कर रहे थे जो तकमील के करीब था, इसलिए मैंने उस पर काम नहीं किया। कल इस हथियार पर काम मुकम्मल हुआ है तो मैंने किंगस्टन के जरिए उसका मुकम्मल फार्मूला सुपर लेबोरेटरी को भिजवाया है। आज हमारा रेस था। कल से हमने उस टेप वाले फार्मूले पर काम शुरू करना था। डॉक्टर जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। सुपर लेबोरेटरी कहाँ है? ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है। ये दरअसल मुकम्मल लेबोरेटरी नहीं है, बल्कि ये एक लिहाज से रिसर्च सेंटर है। यहाँ हम साइंसी बुनियादों पर अधूरे या नामुकम्मल फार्मूले पर काम करते हैं। जब फार्मूला साइंसी तौर पर हर लिहाज से मुकम्मल हो जाता है तो फिर उस पर अमल के लिए उसे सुपर लेबोरेटरी भिजवा दिया जाता है, डॉक्टर जॉर्ज ने वजाहत करते हुए कहा और ट्रूमैन ने इस बात में सर हिला दिया। वो टेप कहाँ है? मुझे वो टेप चाहिए, ट्रूमैन ने सख्त लहजे में कहा। वो टेप ऐसी जगह पर है कि तुम लाख कोशिश करो तुम्हें टेप नहीं मिल सकता। सिर्फ मैं ही वो टेप हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने टेप हासिल करते ही मुझे भी गोली मार देनी है। और ये भी मुझे मालूम है कि जब तक तुम्हें टेप ना मिले तुम बहरहाल मुझे जिंदा रखने पर मजबूर रहोगे। डॉक्टर जॉर्ज ने अब हैरत और खौफ के झटके से निकलकर समझदारी की बातें शुरू कर दी थी। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमसे वो जगह छुपा लेने में कामयाब हो जाओगे? अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो तुमसे हमें टेप उगलवानी भी आती है, ट्रूमैन ने कहा और उसके साथ ही वो मॉरिस की तरफ मुड़ा। मॉरिस, खंजर निकाल कर पहले डॉक्टर जॉर्ज की एक आंख निकाल दो, फिर दूसरी, फिर उसकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर दो। मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बताता, ट्रूमैन ने सख्त लहजे में मॉरिस को हुक्म देते हुए कहा। यस बॉस, मॉरिस ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने जेब में हाथ डाला तो डॉक्टर जॉर्ज चीख पड़ा। रुक जाओ, मुझे अंधा मत करो, मैं बता देता हूँ, मगर वादा करो कि मुझे जिंदा यहाँ से जाने दोगे। प्लीज वादा कर लो, डॉक्टर जॉर्ज ने खिखियाते हुए लहजे में कहा। चलो वादा, ट्रूमैन ने कहा। सामने वाली दीवार पर जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसका सबसे निचला सफेद रंग का बटन दबाओ तो उस दीवार में खुफिया सेब नमूदार होगा। टेप उसके अंदर है, उठा लो, मगर मुझे मत मारो, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा और ट्रूमैन के इशारे पर मॉरिस आगे बढ़ा और उसने वो बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे सरर की तेज आवाज के साथ दीवार दरमियान से पटकर साइडों पर होती चली गई और अब वहां वाकई एक सेब नजर आने लग गया था।